पिछली क्लास के हाइलाइट्स। पिछली क्लास में ये 3 नॉट गेट, एंड गेट, और गेट का ऑपरेशन हम लोगों ने समझा था। नॉट गेट में इनपुट, ये नॉट गेट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। एंड गेट का मतलब मिनिमम फंक्शन ऑपरेशन है, तो दोनों इनपुट में से जो मिनिमम होगा वो आउटपुट पे आएगा। और गेट का मतलब मैक्सिमम फंक्शन ऑपरेशन होता है, तो दोनों इनपुट में से जो मैक्सिमम इनपुट होगा वो आउटपुट पे आएगा। तो इसकी बेसिस पर इन तीनों फंक्शंस का ऑपरेशन, इन तीनों गेट्स का ऑपरेशन अगर हमें पता है, तो लॉजिक के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे इन तीनों गेट्स के ऑपरेशन की बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे कि ऐसा लॉजिक सर्किट दिया जाएगा, उसमें इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें लॉजिक सर्किट दिया जाए, उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने को कहा जाए, जिसका मतलब है सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट निकालने को कहा जाए। ठीक है। और फाइनली ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि तुम्हें इनपुट का वेव फॉर्म दे दिया जाए, आउटपुट का वेव फॉर्म ड्रॉ करने को कहा जाए। इनपुट वेव फॉर्म को देख करके तुम हर एक टाइम स्लॉट में इनपुट कॉम्बिनेशंस को चेक करोगे और आउटपुट प्लॉट करोगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। वेव फॉर्म प्लॉट करने वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें पहले अपने सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल बनाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें सारे कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट पता चल जाएगा, जिसकी हेल्प से तुम वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म्स देख करके आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर पाओगे। साथ साथ नैंड गेट और नॉर गेट भी 2 स्पेशल गेट्स मैंने बताए थे। मैंने बोला नैंड गेट्स जो है एंड के साथ एक नॉट लगा दिया गया है, नॉर गेट का मतलब है एंड और के साथ एक नॉट गेट लगा दिया गया है। ठीक, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। और एक्सक्लूसिव और गेट कैसा होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसा होता है, ये भी बताया था। यही जितने गेट्स हैं, मतलब 3 तो फंडामेंटल गेट्स हो गए, बाकी नैंड और नॉर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का कैसा ऑपरेशन होता है, ये भी पता होना चाहिए। एक चीज मैंने कही थी कि नैंड गेट जो है और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, इनको यूज करके, मतलब सिर्फ नैंड गेट को यूज करके हम नॉट, एंड, और बना सकते हैं, यानी सारे लॉजिक सर्किट्स बना सकते हैं सिर्फ नैंड गेट को यूज करके। ये आसानी होती है, तुम मैन्युफैक्चर को अलग अलग नॉट बनवाओ और एंड गेट बनवाओ और उसके बाद और गेट बनवाओ, फिर जो सर्किट है उसमें जहाँ पर नैंड लगाना है, नॉर लगाना है, वो देख करके उसको लॉजिक सर्किट कंप्लीट करो। लेकिन इसकी बजाय तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ नैंड गेट बनवा लो। ठीक है, और कंप्लीट सर्किट को सिर्फ नैंड गेट को यूज करके हम बना सकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे हम लोग को नैंड गेट कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो और ज्यादा आसान होगा, इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और लाइकवाइज नॉर गेट के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो नैंड गेट को यूज करके अगर हम फंडामेंटल गेट्स बना लेते हैं तो सारे लॉजिक सर्किट्स बना सकते हैं। नैंड गेट को यूज करके नॉट गेट कैसे बनाएंगे, ये तो आसान है, मैंने बताया था, इनपुट को शॉर्ट कर दो। नैंड गेट को यूज करके एंड गेट कैसे बनाएंगे, तो पहले नैंड ऑपरेशन करा, उसमें नॉट लगा दिया, तो फिर एंड गेट भी बन गया। अब थर्ड टाइप की जो पॉसिबिलिटी है एंड गेट वाली, सॉरी और गेट बनाने की, वो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, वो हम आज डिस्कस। हाँ, मैं कह रहा था कि नैंड गेट को यूज करके हम हर तरह के लॉजिक सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट को यूज करके, मतलब इसके अलावा हम कोई भी दूसरा गेट यूज नहीं करेंगे, हमारे पास सिर्फ नैंड गेट होगा। और नैंड गेट को यूज करके हम बाकी सारे ये तीनों फंडामेंटल गेट्स बना सकते हैं। नैंड गेट को यूज करके अगर हम नॉट गेट बना पाते हैं
एंड गेट बना पाते हैं, और गेट बना पाते हैं। अगर ये तीनों गेट्स हमने नैंड गेट को यूज करके बना लिया तो हम सारे लॉजिक सर्किट्स नैंड गेट को सिर्फ यूज करके डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लॉजिक सर्किट इन्हीं तीनों गेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक थोड़ा और मतलब ऐसे प्रैक्टिकलिटी इसकी समझा रहा था कि अगर तुम्हें कोई लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है, उसमें लॉजिक सर्किट में एंड गेट होता है, और गेट होता है, तो तुम प्रॉपरली अगर बनाओगे उस लॉजिक सर्किट को तो तुम्हें तीनों टाइप्स के गेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, और जितने गेट्स चाहिए होंगे जहां जहां पर लगाने होंगे वैसे तुम्हें कनेक्शन करना पड़ेगा अपना प्रॉपर लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन नैंड गेट की हेल्प से तुम ऐसा कर सकते हो, ये जो पूरा सर्किट है उसको सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से तुम कंप्लीटली रियलाइज कर सकते हो, कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हो। तो नैंड गेट सिर्फ तुम्हें नैंड गेट मैन्युफैक्चर कराना है और सर्किट को नैंड गेट की हेल्प से कंप्लीटली मैन्युफैक्चर या डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद मैं कह रहा था कि नैंड गेट को यूज करके अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो पिछली क्लास में बताया था कि इनपुट शॉर्ट कर दो, नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है, नैंड गेट को यूज करके एंड गेट बनाना है तो पहले नैंड गेट को डायरेक्टली यूज किया और नैंड गेट का जो आउटपुट है उसको नॉट गेट से पास करा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, तो नॉट और एंड ये तो आसान है। मैंने बोला था जो तीसरा गेट है ना, और गेट, ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब उतना सिंपल नहीं है। तो तुम लोगों ने हो सकता है ट्राई किया होगा और हो सकता है बना भी लिया होगा। तो और गेट हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ नैंड गेट को यूज करके। ठीक है, नैंड गेट हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम और गेट बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बूलियन अलजेब्रा की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, तुम्हें सारे लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन पता है, उन गेट्स के ऑपरेशन के बेसिस पर ठीक है तुम बताना कि ये जो एक्सप्रेशंस मैं लिखने जा रहा हूँ उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी सिंप्लीफाई करने के बाद। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई बूलियन वेरिएबल है उसका नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और 2 बार नॉट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो x के इक्वल होगी। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मान लो 0 है, उसको एक बार इन्वाइट किया, फिर दोबारा इन्वाइट किया, या 1 है, 2 बार इन्वर्जन के बाद सेम वैल्यू आ जाएगी, ये तो आसान है। इसके बाद बाकी ऑपरेशन सोचते हैं। उसके बाद क्या बताया था, नॉट के बाद एंड बताया था। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम मान लो 0 एंड x, x मतलब ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल बुलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब मैं कह रहा हूं अगर हम 0 के साथ किसी अननोन वेरिएबल का एंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्या होगी, वो 0 ही होगी। एक तो पता है ना 0 है, ये मिनिमम ऑपरेशन होता है, तो x की वैल्यू चाहे 0 1 हो, ये वैल्यू हमेशा 0 की इक्वल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी तुम बताओ, 1 एंड x, बताओ इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं क्या, ये तो मिनिमम ऑपरेशन है। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, x की इक्वल होगी, चेक करो। सही है ना, अगर मान लो x की वैल्यू 0 है
तो ये वैल्यू 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मतलब 1 एंड x ये x के इक्वल होगा। सर हाँ इसमें सारे गेट देखने हैं। हाँ, चेक करना है सारे केसेस का, मतलब दो x के लिए तो 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, उन दोनों के लिए तुम पुट करके वेरीफाई कर सकते हो। सर एंड के लिए ऊपर 1 आएगा ना, अगर हम यहाँ 1 पे रखेंगे x की जगह, हाँ तो x आ नहीं जाएगा ना। नहीं नहीं, 0 एंड 1 0 ही तो होगा ना, 0 एंड 0 ये भी 0 होगा। ठीक है, ये x की वैल्यू चाहे 0 रखें या 1 रखें, आउटपुट 0 ही आना है। ये एंड ऑपरेशन है, मिनिमम ऑपरेशन है। ठीक है, सर लेकिन अगर हम और अगर 1 के साथ 1 एंड x करें, 1 एंड x करें, तो तुम देख सकते हो इसकी वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह मुझे आगे बताओ कि वैसे ही कंप्यूटर साइंस अगर है तुम्हारे पास तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है किसी के पास कंप्यूटर साइंस, उसमें लॉजिक पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि उसमें डिजिटल सर्किट्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और x, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ क्या होगी? x, हाँ, ये x की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट 0, x की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1, ये वैल्यू x के इक्वल होगी। सॉरी, ठीक, ये मत सोचना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन। ये एंड ऑपरेशन है और इसका रिजल्ट दिखने में ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन जैसा है, लेकिन है नहीं। 1 और x, ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा तो बता देना पहले मेरे को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है, हाँ, x एंड x बार, ये वैल्यू क्या होगी? बताओ, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। x एंड x बार का मतलब है इसमें से एक 0 होगा, एक 1 होगा हमेशा, और 0 और 1 का एंड लेंगे तो आउटपुट 0 ही तो आएगा। ठीक है, और उसी तरह x और x बार, इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एंड करते हैं तो 0 आता है आउटपुट, और करते हैं तो 1 आता है आउटपुट। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, और साथ में ये प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कि ये बूलियन वेरिएबल्स भी इन ऑपरेटर्स के साथ, मतलब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें x एंड y और z के साथ एंड लेना है कि y और z का पहले और लिया तो जो आउटपुट है उसके साथ फिर एंड ले लिया x का। ठीक है, इस तरह का है, ये समझ लो। ये y z है, इसका और किया और फिर उसके साथ एंड ले लिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग x एंड y प्लस x एंड z के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें मैं लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको तुम डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते। ये सारे तो तुम बता सकते थे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड बताता तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा वो खुद से सोच के बता सकते थे, लेकिन इस अगली जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक, और ये इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डी मॉइवर्स थ्योरम ये कहलाता है।
तो सबसे पहला ऑपरेशन है कि एंड ऑपरेशन। अगर हम इस एंड ऑपरेटर के ऊपर ऐसे नॉट गेट लगा दें, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, एक्स एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है पता है? ये जो एंड ऑपरेटर है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एंड से और ऑपरेशन में। लेकिन किस तरह से कन्वर्ट होता है? एक्स बार और वाई बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि तुम देखोगे ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि एंड ऑपरेशन ना और में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भले ही इसमें ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है फंक्शन, लेकिन एटलीस्ट ये एंड वाला टाइप था और इधर और वाले टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह से एक और, ये कैसे आया अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई और ऑपरेटर है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर, मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अंदर जो ऑपरेटर है ना, वो अगर एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों सेम ऑपरेशन है, यही है ना मेरा कहना? तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे, कि तो बूलियन अलजेब्रा में एक और चीज होती है कि अगर तुम्हें अगर ये प्रूव करना है कि दो एक्सप्रेशंस थे, जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाले, ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो हम उन एक्सप्रेशंस के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अगर दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है, मतलब दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो हमारे पास x है, अच्छा x है तो पहले x बार कर लेंगे, y है और y बार बना लेंगे, और हमें हमें प्रूव करना इस प्रॉपर्टी को, इसको यहाँ रखता हूँ, हमें प्रूव करना इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हमें ट्रूथ टेबल पहले बनाना है x एंड y का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद x बार और y बार का ट्रूथ टेबल, इन दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम सोचेंगे x और y तो लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, x एंड y बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद x एंड y का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। चलो पहले इतना काम करते हैं, बताओ x की वैल्यू है 0 0 1 1, सारे कॉम्बिनेशन अगर लेने हैं तो 0 1 0 1, ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए x y के लिए। अब x एंड y, तो x एंड y का मतलब है 0 0 0 1। ठीक है, अब x एंड y का नॉट लेना है, तो क्या होगा, 1 1 1 0। ठीक है, ठीक है, अब फाइनली हम चाहते हैं x बार और y बार बनाए, तो पहले x बार और y बार हमें लिखना पड़ेगा। तो x बार की वैल्यू लिख लेते हैं, x बार की वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 0। x पता है तो उसका इन्वर्जन कर दिया, y पता है उसका इन्वर्जन कर दिया, और x और y बार को हम ना का और ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमें आउटपुट पे सेंड करना है। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए बताओ, x बार और y बार की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, 1 1 और 1, ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। फिर उसके बाद दूसरे केस के लिए बताओ, 1 और 0, ये भी 1 के इक्वल होगी। इनफैक्ट और ऑपरेशन का मतलब है अगर इनमें से एक इनपुट भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। नेक्स्ट केस के लिए देखते हैं, ये भी 1 होगा, और फाइनल केस के लिए देखते हैं, दोनों 0 है। फाइनल केस के लिए देखोगे दोनों 0 है, तो ये ऐसा केस है जिसमें और लेने के बाद वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पर कि x एंड y का कॉम्प्लीमेंट लिया, और x बार और y बार, इन दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है।
तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है ना, ये आपस में इक्विवेलेंट है, सेम ऑपरेशन है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड का कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक्स बार और वाई बार हो गया, और का कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक्स बार एंड वाई बार हो गया, ठीक। इसी तरह से तुम दूसरा ये जो दूसरी प्रॉपर्टी, इसको भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी इनको देखो, इन प्रॉपर्टीज को देखो, और इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो भी पूछ सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद है तो इससे पहले हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, ज्यादा टाइम लगा करके, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक बार में तुम्हारे लेवल पे, मतलब ये अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने में टाइम लग सकता है। हालांकि शायद तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो ट्रूथ टेबल सिखाए उसी के बेसिस पे सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। लेकिन ये प्रॉपर्टीज अगर पता है तो तुम उन्हीं क्वेश्चन को और आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज तुम इसको याद रखो, इसको याद नहीं रखना, एक बार समझ लिए तो याद ही रहेगा। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रहनी चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम बूलियन सर्किट्स के, ठीक है। तो हमारे पास सर्किट कैसा है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक, तो 3 क्वेश्चंस करूंगा, इन तीनों को तुम्हें सॉल्व करना है। ये है, यहाँ पे और गेट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और अच्छा, ये तो मैं कल करवा चुका हूँ वैसे, चलो फिर भी कर लेते हैं। ठीक, ये एक और गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इनपुट है x, एक मिनट, यहाँ पर एंड गेट है, ठीक है। तो हमारा सर्किट किस किस टाइप का है, तो कुछ ऐसा है, ये x, ठीक है, और ये जो है y है इधर, और इन दोनों का जो आउटपुट है वो जा रहा है एंड गेट में, ठीक है, वो जा रहा है एंड गेट में, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा इनपुट कहाँ है, तो दूसरा इनपुट बताया गया है, दूसरा इनपुट बताया गया है, ठीक है। यहाँ से ये जो x है ना, x दूसरे वाले में सीधा गया है, और y बार ये दूसरा इनपुट होगा। उसी तरह से y जो है ना, वो सीधा ये ऐसे बना रहा, मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अब पूछा गया है कि इसका जो आउटपुट है, इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले के हिसाब से तुम क्या करते, पहले की नॉलेज के हिसाब से तुम क्या करते कि हर एक इनपुट पहले 0 0 रखते, फिर देखते आउटपुट क्या हो रहा है, फिर उसके बाद तुम 0 1 रखते, फिर 1 0 1 1, सारे कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट पता कर लेते, तो तुम्हें ट्रूथ टेबल पता चल जाता और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। लेकिन तुम एक और काम कर सकते हो कि मतलब वैल्यूज, इनपुट कॉम्बिनेशंस
के लिए वैल्यूज पुट करके आउटपुट निकालने की बजाय तुम डायरेक्टली वेरिएबल के फॉर्म में ही आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन निकालो। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, ये एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स आएगा, तो ये जैसे नॉट गेट से पास होगा तो यहाँ पर एक्स बार आएगा, अग्री करते हो? और फिर उसी तरह से y यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, तो दूसरे वाले इनपुट पे और के दूसरे वाले इनपुट पे y आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और ऑपरेशन है, तो इसको लिखेंगे x बार और y, सही है, चेक करो। उसी तरह से दूसरे वाले गेट पर चेक करते हैं, तो ये y बार यहाँ पर आएगा और यहाँ पर x आएगा, ठीक। अब ये x, एक इनपुट x है, दूसरा इनपुट y बार है, ये और गेट से पास करेगा, तो ये होगा x और y बार, ठीक है। और ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ना, ये दोनों एंड गेट के इनपुट पर है, तो इसका फाइनल आउटपुट जो होगा तो तुम देख सकते हो x बार और y एंड x और y बार, ठीक है। ये आउटपुट का फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन है। अब बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखने से अच्छी की वजह से अच्छी बात ये है कि अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना, तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक, क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग ना हो सकता है कि आउटपुट का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड सा आए, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे एक्स बार एंड एक्स और वाई बार, कि पहले वाले वेरिएबल के साथ पहले एंड लेते हैं और फिर दूसरे वाले के साथ लेते हैं एक्स वाई बार, ठीक है। और इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, इसमें तो मजा आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्स, इसको पूरी तरह से एक्स बार एंड एक्स प्लस एक्स बार वाई बार, प्लस एक्स एंड वाई, एंड वाई यहाँ पे डॉट देना जरूरी है, प्लस वाई एंड वाई बार, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? ये वाला जो टर्म है ना, ये एक्स बार, हाँ एक्सप्रेशन से नहीं से बोलिए प्लीज। कौन सा, ये वाला? यस सर, यहाँ से। हाँ, तो ये तो मैंने सिंपल जो अलजेब्रा है, हर एक एलिमेंट को, ठीक है, वो एंड ऑपरेशन किया है, कि जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे ना, ये 2 3 + 4 है, तो 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये एक्स बार को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक्स बार एंड एक्स, फिर एक्स बार वाई बार से जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म है, पहला जो पार्ट है उसके लिए ये दो टर्म्स आए। फिर उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को देखोगे, वाई एक्स के साथ डॉट होगा तो एक्स डॉट वाई या वाई डॉट एक्स, और उसी तरह वाई बार के साथ डॉट होगा तो वाई डॉट वाई बार। इसमें अभी तक तो कोई प्रॉपर्टी मैंने यूज नहीं की है, बस एक्सपेंड किया है, जैसे पहले तुम एक्सपेंड करते थे किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, यहाँ पे मैंने डॉट देना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो मैं आराम से बता रहा हूँ, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 0 हो जाएगा, एक्स एंड एक्स बार क्या होगा, ये 0 होगा, और एक्स बार एंड वाई बार प्लस एक्स एंड वाई, और प्लस और डॉट बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, प्लस का मतलब तुम समझना आसानी के लिए, बार बार एंड और बोलने में प्रॉब्लम है, तो
प्लस बोल रहा हूँ तो तुम समझना ये और ऑपरेशन है, और डॉट बोल रहा हूँ मतलब एंड ऑपरेशन है। तो ये y डॉट y बार इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और 0 के साथ किसी का भी और ऑपरेशन करते हैं। अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की पता है? ये वाली प्रॉपर्टी यूज की कि कहाँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। अगर कोई भी वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट होगा तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो है ना 0 हो गए। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 0 के साथ किसी भी वेरिएबल का और लेंगे तो वो सेम वेरिएबल आएगा आउटपुट में, ठीक है। तो 0 के साथ यहाँ पर और ले रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये 0 चला जाए, इसकी वैल्यू होगी x एंड y और x बार एंड y बार, ठीक है। इसको मैं और यही हमारा आंसर हो जाए, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो इतना, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें आउटपुट निकालना है ना, ट्रूथ टेबल बनाना है, तो तुम यहाँ से बना सकते हो ट्रूथ टेबल, ठीक है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम ये इतना ही सिंप्लीफाई होगा। कुछ फंक्शंस होंगे कि और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कि उसमें बहुत ही एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाए, एक ही टर्म आ जाए। इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें अगर, चलो अब अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, ये तुम्हारा आंसर होगा। अभी और भी क्वेश्चन है, उसको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरह से, ये एंड, ठीक है, फिर से एंड है, कि 3 एंड गेट्स हैं हमारे पास। एक एंड गेट है, दूसरा एंड गेट है, तीसरा एंड गेट है, ठीक, और यहाँ पे एक और गेट है, और हमारे पास है यहाँ पर एक नॉट गेट है, और यहाँ पर एक नॉट गेट, ठीक है। तो ये है, चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक लाइन है हमारे पास, वाई है ये, ठीक है। तो वाई पहले वाले गेट में वाई डायरेक्टली जा रहा है, फिर दूसरे वाले गेट में भी वाई डायरेक्टली जा रहा है, और तीसरे वाले गेट में वाई बाहर जा रहा है। उसी तरह एक्स वाली लाइन है हमारे पास एक, और ये एक्स तीसरे वाले गेट में डायरेक्टली जा रहा है, दूसरे वाले गेट में भी एक्स ना डायरेक्टली जा रहा है, दूसरे वाले गेट में भी एक्स यहाँ से जा रहा है डायरेक्टली, और पहले वाले गेट में एक्स, ठीक है, इन्वर्ट होकर के जा रहा है। अब इन तीनों के जो आउटपुट्स हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्योंकि जितने भी एंड और गेट्स होते हैं ना, उसके 2 ही इनपुट होते हैं, लेकिन हमें 2 बार और गेट को, एंड गेट को यूज करके, मल्टीपल टाइम्स यूज करके हम ऐसा गेट बना सकते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ, इसमें 3 इनपुट दे दिए गए हैं, और गेट बनाया गया है लेकिन 3 इनपुट दे दिए गए, एक्स वाई जी, तो इसका मतलब यही है कि जो आउटपुट है ना, वो एक्स और वाई और जी है, तीनों का और है। अगर मान लो यहाँ पे एंड गेट होता और 3 इनपुट है, तो इसका मतलब एक्स डॉट वाई डॉट सी,
ये होता आउटपुट। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन लिखो। इसके लिए तुम्हें डायरेक्टली भी बोला जा सकता है कि बताओ इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाओ या किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू जो आ रही है वो मैं लिखता हूँ। पहले केस में है ये x बार एंड y, दूसरे केस में x एंड y, और तीसरे केस में x एंड y बार। और आउटपुट में हमारा आ रहा है, ठीक है, आउटपुट में हमारा आ रहा है इन तीनों का और लेना है। तो हम लिखेंगे x बार एंड y और x एंड y और x एंड y बार। क्या किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसको? तुम हर एक इनपुट के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट लिख करके भी ट्रूथ टेबल बना सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं पहले दोनों एक्सप्रेशन में से ना अगर y को कॉमन लूंगा तो उससे फायदा ये होगा कि x बार और x, इन दोनों का हमें एंड लेना है y से, प्लस x डॉट y बार। चेक करो। और अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। x बार और x का अगर हम और ऑपरेशन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये 1 डॉट y प्लस x डॉट y बार। ठीक है, तो 1 एंड y, ये वैल्यू क्या होगी, y के इक्वल होगी, y प्लस x डॉट y बार। और यही, ठीक है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ कॉमन लेने से कोई फायदा है नहीं, या इसको कॉमन जबरदस्ती बनाने कोई फायदा नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर तुम इधर से स्टार्ट करते तो हो सकता था तुम्हारा आंसर आता x और, ठीक है, x बार y, ये आंसर आता। ये दोनों सेम ही है। इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो अगर तुम थोड़ा इसमें और मेहनत करो तो। ठीक है, अब कम से कम इस एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कितना सिंपल है। ठीक है, और इसको देख करके तुम जल्दी ट्रूथ टेबल बना लो। अगर तुम ये बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में थोड़ा एक्सपर्ट हो गए, तुम बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं और एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, उसमें टाइम हमारा जाएगा। मैं तुम्हें चलो घर के लिए, मतलब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए एक लॉजिक गेट दे देता हूँ सिंपल सा, उसको तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉट गेट है। ठीक, उसके बाद ये और एक नॉट गेट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे एक हमारा और गेट है, और यहाँ पे हमारा एंड गेट है। ठीक है, तो यहाँ से ये x और फिर दूसरा y यहाँ से जा रहा है, और z यहाँ से जा रहा है। ठीक, यहाँ पे 3 इनपुट है। इनपुट है w, x, और आउटपुट है z। ठीक, इसके लिए तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाने को कहा गया। ओके, ठीक है, अब इसमें मैं लास्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने छोड़ दिया था, उसको भी यहाँ पे फाइनलाइज कर देते हैं। आ जाते हैं फिर से नैंड गेट पे।
NAND गेट यूनिवर्सल गेट है। NAND गेट को यूज करके नॉट गेट और AND गेट कैसे बनाते हैं ये तो समझ में आ गया है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या हम NAND गेट को यूज करके और गेट बना सकते हैं? NAND को यूज करके और बनाना है, मतलब ये वाला जो गेट है ना, इस गेट को देखो, इस गेट का जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट्स का पहले एंड होता है और इन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या हम इस गेट को यूज करके और गेट बना सकते हैं? तो तुम्हें याद आएगा ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो x एंड y का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो ये और कुछ नहीं होगा, x बार और y बार होगा। ठीक है, मतलब NAND का जो आउटपुट है ना वो x बार और y बार है। तो हम सोचेंगे कि अगर किसी तरह से हम इनपुट में x की जगह x बार लगा देते, ठीक, मतलब यहाँ पे x नहीं होता, अगर x बार होता है, यहाँ पे x बार होता तो आउटपुट पता है वो x और y आ जाता। गलत कह रहा हूँ? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों इनपुट्स को इन्वर्ट कर देना है। ठीक, दोनों इनपुट का पहले नॉट लिया, उसके बाद NAND गेट से अगर पास कराएंगे तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड में कन्वर्ट करने के लिए तो NAND के बाद हम, सॉरी, हाँ, इसके NAND के बाद एक नॉट गेट लगाते हैं तो वो एंड बन जाता है। लेकिन अगर हमें और बनाना है ना तो पहले ही हमें NAND के पहले ही हमें इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NAND गेट को यूज करके बोला गया है कि हमें और गेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे पता है? हम, ये हमारा NAND गेट है, ठीक है, ये हमारा NAND गेट है और हम इससे पहले, ठीक है, दो नॉट गेट लगा देंगे। नॉट गेट का मतलब है ये हमारे पास NAND गेट ही है, ठीक है, हमारे पास, हमें सिर्फ NAND गेट को यूज करके सारा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को पहले इन्वर्ट शॉर्ट कर दिया तो ये नॉट गेट बन गया। ठीक है, तो एक पे x है एक पे y है, और ये दोनों जा रहे हैं फिर NAND गेट। यहाँ पे x है ये y है, यहाँ पे x बार है और y बार है, और इन दोनों का अगर हम NAND लेंगे, NAND का मतलब x बार और y बार, इनका पहले एंड लेना है फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा पता है? x बार और y बार इनका कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा x और y। यही वो तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरा केस है जिसमें हम NAND गेट को यूज करके और गेट रियलाइज कर रहे हैं। कि बिल्कुल यही काम ना तुम नॉर गेट के साथ भी कर सकते हो। नॉर गेट के लिए भी इसी तरह से तुम नॉट गेट बनाओगे, और गेट बनाओगे, और एंड के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, लॉजिक का। उसके बाद वो जो बचे हुए टॉपिक्स है उसका कुछ पार्ट अभी कर लेंगे, ताकि एक क्लास और हमें देना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन, हाँ, इस तरह क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर को यूज करके। अभी तो ट्रांजिस्टर मैंने नहीं बताया, तो डायोड्स वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा जाता है हमारे पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस तरह से एक डायोड है, दूसरा डायोड है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्राउंडेड है। तो हमारे पास ये दो डायोड्स हैं, ये डायोड है, ये लॉजिक गेट नहीं है। लॉजिक गेट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये सिंपल एक, मतलब गेट अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है, गेट पूरा कंप्लीट सर्किट है, लेकिन ये डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर, ये सब एक सर्किट एलिमेंट है। तो ये यहाँ पर पहला इनपुट लगा है, यहाँ पे दूसरा इनपुट लगा है, इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R है, और क्वेश्चन में कहा गया है
कि हम क्या कर रहे हैं ना, इस पॉइंट से, यहाँ से ना, इस पॉइंट से आउटपुट कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो सर्किट है ये किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है। किस लॉजिक गेट के तो ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे कि आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है। तो सारे इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब है 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये जो 0 और 1 है ये तो सिंबल है। ये 0 का मतलब है 0 वोल्ट और 1 का मतलब है 5 वोल्ट। ये 0 मतलब लो वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मतलब हाई वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले केस में अगर हम इसको 0 वोल्ट कर देते हैं, इसको 0 वोल्ट कर देंगे, अगर दोनों को 0 वोल्ट कर देंगे तो ये डायोड ऑन होगा ही नहीं, ये ओपन सर्किट की तरह है। तो ये ओपन सर्किट की तरह है, ठीक, क्योंकि डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में हमें 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज डालना पड़ेगा। मतलब डायोड को हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा तभी वो ऑन होगा। तो ये दोनों ओपन सर्किट है। तो ये जो जी पॉइंट है ना, ये ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है रेजिस्टर के थ्रू। ठीक है, रेजिस्टर के क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल भी नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा, और आउटपुट का वही पोटेंशियल होगा जो ग्राउंड का होगा। तो हम बोलेंगे कि जब दोनों को हमने 0 रखा है तो आउटपुट भी 0 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि पहले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट हो गया 0। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले पे 0 रख रहे हैं, मतलब ये 0 वोल्ट है, और दूसरे वाले पे 5 वोल्ट रख रहे हैं। तो ये जो पहला वाला डायोड है ना, ये तो रिवर्स बायस होगा, ओपन सर्किट। लेकिन जो दूसरा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अब ये जो पार्ट है ना, ये शॉर्ट सर्किट है। तो अब तुम देखोगे ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये तो कट ऑफ हो गया, ये वाला पार्ट डिस्कनेक्ट, लेकिन यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है इस पॉइंट पर, और ये 0 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करेगा, और ये करंट कितना फ्लो करेगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये जो 5 वोल्ट का ड्रॉप है वो रेजिस्टर के अक्रॉस गया है, और उसी के अकॉर्डिंग 5/R करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आउटपुट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि इनपुट का। ये शॉर्ट सर्किट, ये ऑलमोस्ट 5 वोल्ट होगा। ठीक है, ट्रू सेंस में डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है। अगर ये 5 है तो ये 4.3 वोल्ट होगा एक्चुअल में, लेकिन 4.3 का मतलब भी हाई वोल्ट ही होगा। तो आउटपुट हम बोलेंगे आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, आउटपुट 1। अब नेक्स्ट केस है कि ऊपर वाले को 5 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट है, और ये 5 वोल्ट का ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस होकर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। इसमें भी आउटपुट 1 आएगा। और अगर दोनों को 5 वोल्ट कर दिया तो उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों शॉर्ट सर्किट है, और दोनों की वजह से जी पर पोटेंशियल 5 वोल्ट यानी हाई आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो सर्किट है ना, ये एक्चुअली 0 1 1 1, ये कौन सा सर्किट है, ये और गेट का रियलाइजेशन है। तो तुम देख सकते हो कि ये जो बेसिक हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं को यूज करके लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी कमी है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी और गेट की तरह काम करेगा, लेकिन हम और ज्यादा इम्प्रूव्ड, ठीक है, सर्किट बनाते हैं, इम्प्रूव सर्किट बनाते हैं और गेट को रियलाइज करने के लिए। लेकिन ये बेसिक फॉर्म में ये और गेट ही कहलाएगा। मतलब तुम्हें करना क्या है, ये पूरा पार्ट जो है ना, इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देना है। इसके ये 2 इनपुट हो गए और ये आउटपुट हो गया, और इसका सर्किट सिंबल ये इस तरह से, ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये खुद से ट्राई करना। तुम बताओ इसका, ये कौन सा गेट है, इसको जरा सोच करके बताओ।
ये वाला गेट कौन सा गेट है जरा बताओ। यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं इस पॉइंट से। ये सारे क्वेश्चन अगर करवाई दूंगा तो तुम्हें मजा नहीं है। खुद से भी अब मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे ना तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, ये है +5। तो ये वाला जो पॉइंट है 5 वोल्ट पर है और ये रेजिस्टर है और सर्किट कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है और यहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है। ये है हमारा आउटपुट। अब बोला जा रहा है ये जो सर्किट है ये किस लॉजिक गेट की तरह बिहेव करेगा। ये कौन सा लॉजिक गेट है बताओ सॉल्व करके। हो गया। कौन सा लॉजिक गेट है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इनपुट पे अगर हम हाई वोल्टेज रखेंगे, हाई वैल्यू रखेंगे वोल्टेज की, तो हमारा वो वाला डायोड ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं सबसे लास्ट वाला जो केस है ना उसको डिस्कस करता हूँ। अगर दोनों पे हमने 5 वोल्ट रख दिया, ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो इस केस में ये वाला डायोड भी ऑफ हो जाएगा, ये वाला डायोड भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से करंट कुछ फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टर का 1.5 वोल्ट पर है और दूसरा जो पॉइंट है ना वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, वो डिस्कनेक्टेड है, तो इसके इसके पास कोई पाथ नहीं है करंट फ्लो करने के लिए, फ्लोट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल रेजिस्टर के एक एंड का होगा उतना ही दूसरे एंड का, यानी कि आउटपुट यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर 5 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक, आउटपुट हम 1 लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ इसके अलावा हम कोई भी इनपुट की कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसके अलावा हम कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन लेंगे, तुम देखोगे कि इनमें से एक डायोड ऑन हो जाएगा। मतलब एक्स या वाई इनमें से किसी एक पर अगर 0 वोल्ट आ गया, मान लो एक्स पे हमने 0 वोल्ट डाल दिया, ठीक है, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि अब करंट जो है ना ये 5 से यहाँ ऐसे फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज आएगा, ये क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो भी वोल्टेज यहाँ पर रहेगा वही वोल्टेज तो यहाँ पर रहेगा, तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे हो गया। और सारा ड्रॉप जो है रेजिस्टर के क्रॉस होगा, आउटपुट पे हम बोलेंगे 0 वोल्ट आएगा। मतलब इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 वोल्ट हो गया तो आउटपुट भी 0 वोल्ट होगा। ठीक, और ये और कोई गेट नहीं है, यही तो एंड गेट का ऑपरेशन है ना। ठीक, एंड गेट ही तो है। ठीक है, चलो अब लॉजिक वाले सारे क्वेश्चन सुन अपने से प्रैक्टिस कर लेना। स्पेशल सबसे पहला ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सबसे पहला है
ठीक है, तो फोटो डायोड, ये नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फोटो डायोड का पर्पस, या फोटो डायोड मैं सीक्वेंस अपने हिसाब से रखता हूँ। पहले एलईडी, उसके बाद फोटो डायोड, सोलर सेल, ये तीनों तुम्हें पढ़ना है। पहले लाइट एमिटिंग डायोड डिस्कस कर लेते हैं। एलईडी तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, कहीं पर भी मार्केट में और कहीं पर भी कुछ इस तरह का ठीक डेकोरेशन होता है तो उसमें ऐसा एलईडी बल्ब लगा होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अब घर पे भी जो बल्ब यूज होते हैं उसमें एलईडी होती है, बहुत सारी एलईडी लगा करके वो बल्ब बनाते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए हम एलईडी यूज करते हैं। ये बहुत ही लो पावर कंज्यूम करता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, तो ये हीट अप नहीं होता है, और उसके रीजंस है वो तुम्हें अभी समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहले एलईडी होता क्या है? तो एलईडी कुछ नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, जैसे पहले तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड थे, बिल्कुल वैसा ही एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। और इसमें थोड़ी हम हेवी डोपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन एलईडी और नॉर्मल डायोड्स में डिफरेंस ये है कि कोई भी नॉर्मल अगर पीएन जंक्शन डायोड हम यूज करते हैं, ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसकी एक साइड पी साइड है, पी टाइप डोपिंग है, और दूसरी साइड एन टाइप डोपिंग है, ठीक। अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो इसमें होगा क्या कि इसमें डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव आयंस, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, इनके बीच में बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम जैसे ही इस पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इस पीएन जंक्शन डायोड को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ एक बार, बैटरी क्या करती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ठीक यहाँ से सेंड करती है, फ्रीली मूव करता है, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से ये बैरियर को भी फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट के बैरियर को क्रॉस कर जाता है। अब यहाँ पे आकर के रिकम्बाइन कर जाता है, अब ये बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है, ट्रैवल करता है पी साइड में, ठीक। फिर जैसे यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन, अब इसको क्या करती है ना, ये जो बैटरी यहाँ से पुल करके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे पहुंचा देती है। ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी की कंप्लीट स्टोरी है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूं गया ऐसे, ठीक है, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डेड फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक जाना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो गया, बॉन्डेड फॉर्म में आगे गया, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन करके डिसअपियर हो गया, और होल्स यहाँ से, ठीक है, होल्स यहाँ से माइग्रेट करके, होल्स यहाँ से माइग्रेट करके जंक्शन पे पहुंच गए, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली होल्स इधर जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी कैसे सप्लाई करिए, तो नेगेटिव प्लेट पे तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो डायरेक्टली बैटरी सप्लाई कर रही है। बैटरी होल्स कैसे सप्लाई कर रही है, बैटरी होल नहीं सप्लाई कर रही है, बैटरी क्या कर रही है कि पी साइड वाले एंड से ना इलेक्ट्रॉन को पुल करके, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके, ठीक है, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ला दिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके पॉजिटिव साइड पे लाने को हम बोल सकते हैं कि बैटरी यहाँ से होल्स को सेंड कर रही है पी साइड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंटिन्यूसली जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्कुलेट करके आए हैं, लेकिन हम इसके ऑपरेशन को हम एक्सप्लेन या डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं कि बैटरी के नेगेटिव प्लेट से बैटरी इलेक्ट्रॉन सेंड कर रही है और पॉजिटिव प्लेट से होल सेंड कर रही है। एक्चुअली होल सेंड नहीं करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करके वापस ला रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि बैटरी पॉजिटिव साइड से होल सप्लाई कर रही है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल है ये क्या करते हैं, ये बीच में आकर के रिकम्बाइन करके डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है।
और तुम सोचोगे कि यहाँ पे दो ये कुछ चार्जेस इधर जा रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये नेगेटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ तक गए तो करंट तो ऐसे ही गया, ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस अगर यहाँ से यहाँ तक गए, नेगेटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ तक गए, तो इसको भी हम बोलेंगे करंट, ये आधा करंट कुछ ऐसे गया। तो इसमें आधे पार्ट में करंट होल की वजह से जाता है, आधे पार्ट में इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रैवल करता है, कि एनीवे करंट इस तरह से सर्कुलेट करता है। और हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड से होल्स आकर के डिप्लीशन रीजन में रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पे डिसअपियर हो जाएगा, तो उसको कॉम्पेंसेट करती है ये बैटरी। बैटरी एक इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सप्लाई करती है और यहाँ पे होल्स को क्रिएट करती है। कैसे? यहाँ का इलेक्ट्रॉन पुल करती है। तो उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक होल क्रिएट किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया। कि बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, अल्टीमेटली तो बैटरी के पास केमिकल फॉर्म में एनर्जी है, लेकिन उससे जो फील्ड सेटअप कर दी, उस फील्ड के पुल की वजह से बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की क्रिएट कर दी है, ठीक है। और ये क्रिएट करने में उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो एनर्जी बैटरी स्पेंड कर रही है वो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन में डिसिपेट हो रहा है। हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन में डिसिपेट हो रहा है। तो होता क्या है कि बैटरी कंटिन्यूसली चार्जेस को सप्लाई कर रही है और वो चार्ज यहाँ पे रिकम्बाइन करके ठीक है एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है उसमें जो एनर्जी एमिट होती है, क्योंकि नॉर्मल सिलिकॉन डायोड के लिए जो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो है कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब अब जब रिकॉम्बिनेशन होगा ना, तो रिकॉम्बिनेशन में कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके वापस वैलेंस बैंड के होल के साथ रिकम्बाइन करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वापस रिटर्न होंगे कंडक्शन से वैलेंस में, तो ये जो एनर्जी गैप है उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, फोटोन एमिट करेंगे। इस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये पीएन जंक्शन डायोड्स एमिट करते हैं। तो ये जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको तुम एच न्यू से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन्स एमिट होते हैं, उन फोटोन्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लाई करती है इंफ्रारेड जोन में, ठीक है। तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। हम चाहते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पे एमिट हो ना फोटोन्स के फॉर्म में, इस तरह से रिकॉम्बिनेशन के बाद, कि यहाँ से होल्स आकर के रिकम्बाइन किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आकर के रिकम्बाइन किए, ये होल्स है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद जो ये एनर्जी एमिट हुई, तो वो एनर्जी एमिट हो विजिबल रेंज में, ठीक। तो विजिबल रेंज के लिए जो हमारे पास हमें सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ेगा, उसके लिए जो एनर्जी गैप की रेंज होती है वो 1.1 से ज्यादा होनी पड़ेगी। वो एक्चुअली, अगर हम चाहते हैं कि जो फोटोन्स एमिट हो वो 0.4, ठीक है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर वेवलेंथ में अगर एनर्जी एमिट हो, तो उसके लिए जो एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का होना चाहिए 700 सबसे कम, 400 ज्यादा। तो उसके लिए एनर्जी गैप जो होनी चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए।
1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंफ्रारेड एमिट होगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रेड लाइट एमिट होगी, ठीक है, और 3 वोल्ट में वायलेट लाइट एमिट होगी। इसके बीच में अगर बैंड गैप हम रखते हैं, ठीक, इसके बीच में अगर हम बैंड गैप रख पाते हैं अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो फिर कुछ नहीं करना है, इस पीएन जंक्शन डायोड को जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे और ये ग्लो करेगा, इससे जो लाइट निकलेगी बिल्कुल विजिबल लाइट में निकलेगी, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो लाइट निकल रही है ना, वो ऑलमोस्ट, ठीक है, कंप्लीटली मोनोक्रोमैटिक होगी, क्योंकि ये बैंड गैप फिक्स है ना, उस बैंड गैप के करस्पॉन्डिंग फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, सारी वेवलेंथ की लाइट नहीं एमिट होगी, तो तुम्हें बिल्कुल ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर कलर की लाइट एमिट होती दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन होता है कि ये बैंड गैप हम लाते कैसे हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये बैंड गैप लाना थोड़ा सा, ये भी, इसकी भी पूरी साइंस है कि मतलब हम जो अपना सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक तो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और इसकी जो नेचुरल बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ये कहलाता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये शायद मैंने पहली क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। और हम इसी तरह से ना सेमीकंडक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके, ठीक है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, ये जो गैलियम है ना, ये ग्रुप 3 है, ये आर्सेनाइड जो है ग्रुप 5 है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो पी टाइप एन टाइप डोपिंग हो गई। नहीं, मैं डोपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। डोपिंग में तो हमारे पास पूरा ये बेस जो है ना, वो सिलिकॉन का है, या वो सेमीकंडक्टर का बेस है, उसमें बीच बीच में इस तरह के इम्प्योर एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आ गए, तो वहां पे एक्स्ट्रा होल या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। मैं इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बेस की, सेमीकंडक्टर बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन है ही नहीं। हम क्या करते हैं ना, सिर्फ गैलियम और आर्सेनाइड को मिक्स करके भी ना इस तरह से अपना सेमीकंडक्टर मटेरियल बना सकते हैं। वो भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि सिलिकॉन बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पे गैलियम दे दिया और यहाँ पे आर्सेनिक दे दिया, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम थे, तो दोनों मिल करके ना, ठीक है, दोनों मिल करके तो वही काम करेंगे जो कि सिलिकॉन कर रहा था। यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, इस तरह से वो बॉन्ड्स बनाया हुआ है, ठीक है। जहां जहां पर सिलिकॉन था वहां पे गैलियम आर्सेनाइड बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में आ गए, ठीक है। तो एक में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये दोनों मिल करके भी ना सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर बेस जैसा ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे फायदा ये हुआ क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, ये अलग एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। इसके अंदर का जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम स्टेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसकी जो एनर्जी गैप है वो हमें डिफरेंट मिल जाती है। तो हम अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके एनर्जी गैप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर कहा गया ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर फिर इम्प्यूरिटी डालनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की, वो एल्यूमिनियम डालें या सिर्फ या गैलियम ही इम्प्यूरिटी की तरह भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इम्प्यूरिटी नहीं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में गैलियम आर्सेनाइड होता है, कहीं पर गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस भी मिक्स करके, ये सब कंपाउंड, ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाते हैं,
ठीक है, तो इनका जो प्रपोर्शन है ना वो वैरी करा करके हम बैंड गैप को वैरी करा सकते हैं, और बैंड गैप इस रेंज में रहेगी तो विजिबल लाइट हमें मिलेगी। तो हमें जैसी लाइट चाहिए वैसा वैसी वैसा मॉडिफिकेशन करके अपना सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं, उसको यूज करके पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करते हैं, और वही वही एलईडी कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें ये जो गैलियम और आर्सेनिक है ना, ये ग्रुप 5 और ग्रुप 13 का जो सेमीकंडक्टर बेस में प्रोपोर्शन होना चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी वो सेमीकंडक्टर बेस की तरह बिहेव करेगा, वरना तो इम्प्योरिटी आ जाएगी। इम्प्योरिटी हम अलग से ऐड करेंगे, और इम्प्योरिटी कितनी ऐड करनी है नहीं ऐड करनी है वो तो इसके बाद की बात है। लेकिन जो हमारा सेमीकंडक्टर बेस है उसमें ग्रुप 13 और 15 दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो अगर तुम फास्फोरस को मिक्स करते हो ना, तो ये दोनों ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। तो इसको इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, आर्सेनिक फास्फोरस। हम बोलते हैं कि ये अगर इसका जो भी प्रोपोर्शन है उतना ही प्रोपोर्शन इसका होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 1 है तो इसको हम लिखते हैं कि आर्सेनिक जो है, फास्फोरस अगर x है उसको ऐसे लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन, फास्फोरस का फ्रैक्शन अगर x है तो आर्सेनिक का फ्रैक्शन 1 - x है। ठीक है, तभी ये कंप्लीट कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनेगा। और x की वैल्यू हम वैरी करके बैंड गैप वैरी करते हैं। ठीक है, तो ठीक, बिल्कुल ब्लू के क्लोज अगर हमें नहीं, अगर रेड के क्लोज हमें एलईडी बनाना है तो उसके लिए हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। रेड के लिए हम यूज करते हैं गैलियम, आर्सेनिक उसमें यूज करते हैं 0.6, और फास्फोरस यूज करते हैं 0.4। ठीक है, और इसके लिए जो बैंड गैप की वैल्यू आती है ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, तो इससे तुम्हें ऑलमोस्ट रेड लाइट मिलती है। ठीक है, और फास्फोरस बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। ठीक, जैसे जैसे आर्सेनिक बढ़ता जाएगा ना बैंड गैप बढ़ता जाएगा, फास्फोरस की वजह से बैंड गैप कम होगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही हम तो ये गैलियम आर्सेनिक, तो फास्फोरस बिल्कुल हटा दो, तो इसके लिए जो एनर्जी गैप आती है, इसके लिए एनर्जी गैप ये है शायद एनर्जी गैप नहीं, इसके लिए एनर्जी गैप है 1.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुम्हें इससे कोई ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड एलईडी का भी यूज होता है, वो तुम डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल वगैरह यूज करते हो, तो उसमें इंफ्रारेड सिग्नल हम सेंड करते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट वहाँ रिसीवर पर जाते हैं और इंफॉर्मेशन को, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक सेंड करते हैं, तो उससे नेसेसरी एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हाँ, तो ये कंपाउंड तुम्हें ऐसे याद नहीं रखने, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम बैंड गैप को वैरी करके अलग अलग कलर्स की एलईडी फॉर्म करते हैं। हाँ, इसके एडवांटेजेस पूछे जाएंगे तो ये तुम्हें याद ही रहेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहला एडवांटेज तो होगा कि बिल्कुल लो पावर होगा, कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा, ऑपरेटिंग और ठीक है, इनपुट पावर जो होगा वो बहुत कम होगा, लो। ठीक है, पावर ऑपरेशन, ठीक, बहुत लो पावर ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, और और ये ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक होगा, और इसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, और क्या होगा खुद से सोचो। ठीक है, ये इसका एक्शन जो होगा ये बहुत, मतलब इसको वार्म अप टाइम, जैसे पहले के जो बल्ब होते थे ना, इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे, उसमें फिलामेंट होता था, या जो
ट्यूब लाइट्स भी यूज होते थे, उसमें दूसरी उसमें गैस होती थी, ठीक है। तो उसमें इसमें जैसे ये जो फिलामेंट है उसको पहले नेसेसरी टेम्परेचर तक आना पड़ता था, उस टेम्परेचर पर आने के बाद वो 5% जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में विजिबल रेंज में इमिट करता था, ठीक है। उसी तरह से ट्यूब लाइट भी, इन सब में ग्लो करने में, ये विजिबल लाइट एमिट करने में टाइम लगता था, लेकिन ये जो डायोड है ना, इसको जैसे तुमने ऑन किया, इमीडिएटली करंट पास किया, रिकॉम्बिनेशन हुआ और लाइट एमिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, ये हीट बहुत लो हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी एडवांटेज हुआ। इसको तुम लिख सकते हो कि फास्ट एक्शन है और इसका हीट भी बहुत कम है, लेस हीट डिसिपेशन। ये तुम लिख सकते हो, इसकी एफिशिएंसी भी ठीक अच्छी है, ठीक है। और कुछ नहीं, यही सब है, यही मेन एप्लीकेशंस हैं। और इसको बोल सकते हो कि तो इसको अगर प्रॉपरली अगर हम यूज करते हैं तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है, इसमें इतना ही जानना है तुम्हें। एलईडी में कोई नई चीज मैंने बताई ही नहीं, एलईडी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, बस इसका बैंड गैप हम विजिबल रेंज में ले आए, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को थोड़ा मॉडिफाई करके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फोटो डायोड। एलईडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फोटो डायोड और सोलर सेल का जो काम है, ठीक है, सबसे पहले फोटो डायोड्स, फोटो डायोड क्या करता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन फोटो डायोड्स का पर्पस ये नहीं है कि ठीक है वो मास स्केल में हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, वो तो सोलर सेल करता है। सोलर सेल को यूज करके हम क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर यूज करते हैं जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फोटो डायोड्स का पर्पस है, ये ज्यादातर यूज होते हैं जैसे कि सेंसर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेंसर्स की तरह मतलब कि लाइट डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइट कितनी आ रही है तो उसकी बेसिस पर, ठीक, जितनी लाइट आती है उतना ही फोटो डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, ठीक। ज्यादा लाइट आती है तो ज्यादा करंट, तो करंट की रीडिंग को हम लाइट की इंटेंसिटी के साथ कैलिब्रेट कर लेंगे और हम इस फोटो डायोड को बाहर सनलाइट में और डिम लाइट में या रूम के अंदर, ये तो मैं ऐसे मतलब ये सब बहुत ही वेग ऑपरेशन है, बहुत सारे रोबोटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि तुम्हें लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना हो, ठीक है, डिटेक्ट करना हो, ठीक है। तो वैसे एप्लीकेशंस में फोटो डायोड्स यूज हो सकते हैं, वहां पे लाइट कितनी इस डायोड के ऊपर पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये करंट सेंड करता है और उस करंट को हम कैलिब्रेट करके बता पाते हैं कि लाइट कितनी इंसिडेंट है, ठीक। तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, कैसे हम कैसे हम फोटो डायोड्स को यूज करके, कैसे हम डायोड्स को यूज करके लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम डायोड्स को यूज करके लाइट के करस्पॉन्डिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, इसमें भी समझने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल बेसिक है, इसलिए इसको मैं 5 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ और ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए जितनी चीजें जाननी है, बहुत कम चीजें तुम्हें इसके लिए समझनी है, वो तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसका एक फिगर मैं चाह रहा हूँ कि, ठीक है, ये डायग्राम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और ये जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है यही फोटो डायोड की तरह बिहेव करेगा विद स्लाइट मॉडिफिकेशन,
ये खुद भी फोटो डायोड है ऐसे भी, लेकिन डायरेक्टली पीएन जंक्शन को फोटो डायोड्स की तरह हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में तो ऑपरेशन हमें पता है। अगर रिवर्स बायस में हमारा डायोड पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड है, तो उसमें होता ही है कि ठीक है, पॉजिटिव साइड को एन साइड से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड को एन साइड से कनेक्ट किया है, तो हम इस तरह से बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक हमें सर्कुलेट करना है, ठीक है। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक सर्कुलेट करती है, तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से यहाँ सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कम करंट पास करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पहले मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बता रहा हूँ, यही सेम चीज तुम होल्स के बारे में भी कह सकते हो। रिवर्स बायस में हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पी से एन की तरफ जा रहे हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हैं रिवर्स बायस में माइनॉरिटी होल्स एन से पी जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट एन से पी जा रहा है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पी से एन एक्सप्लेन करता हूँ, और वही होल्स का एन से पी होगा, ठीक है। तो होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, तो ये बहुत माइनॉरिटी में होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत ऐसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस किसी तरह इस डिप्लीशन रीजन में पहुंच गया, तो ये जो डिप्लीशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को फेवर करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पी से एन जा पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं। अब प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रॉन होता तब तो ये बिल्कुल बहुत ह्यूज करंट मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा बिहेव करता है जैसा इंसुलेटर है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसका की पार्ट ये है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो करने का की पार्ट ये है कि ये जो डिप्लीशन जोन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये फेवर कर रही है, ठीक है। डिप्लीशन जोन की इलेक्ट्रिक फील्ड करंट को, ठीक है, एन से पी जाने में फेवर कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रॉन को पी साइड से एन साइड जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड फेवर कर रही है, ठीक है, ठीक है। और यही ये जो डिप्लीशन जोन के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वही एक्चुअली ठीक करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। इसी की वजह से एक्चुअल रिवर्स बायस करंट एग्जिस्ट कर, अगर इसमें माइनॉरिटी कैरियर डिप्लीशन जोन के अक्रॉस नहीं फ्लो कर पाते, तो करंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो होल है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर होल है, ये आ कहाँ से रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली जनरेशन रिकॉम्बिनेशन होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, रैंडमली बीच बीच में बहुत ही कम अमाउंट में सही, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। और डिप्लीशन जोन में जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं, तो वही एक्चुअली रिवर्स बायस करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम इस तरह से सोचो, मैं पूरी पिक्चर नहीं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, मतलब बाकी यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन का जैसा फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही फ्लो होल्स का ऑपोजिट सेंस में होगा, ठीक है। तो वो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट है कि डिप्लीशन जोन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जाता है। डिप्लीशन जोन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को पी से एन लेकर के जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस करंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रहा है, और वो फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और वही जो जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, वही कंप्लीट ड्रिफ्ट करंट
रिवर्स पास करंट में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए हम इसको जनरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर किसी तरह से हम इस डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रॉन्स कहीं से, ठीक है, प्लांट कर दें, बॉम्बार्ड कर दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई कर दें किसी तरह से, ठीक, यहाँ पे अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हम सेंड कर दें किसी तरह से, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिप्लीशन जोन में आएंगे ना, उतना ज्यादा फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पी से एन चले जाएंगे। ठीक है, उतना रिवर्स बायस करंट, ड्रिफ्ट करंट बोलो, रिवर्स बायस करंट बोलो, जनरेशन करंट बोलो, उतना ज्यादा ये रिवर्स बायस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये जो डिप्लीशन जोन है, यहाँ पे इस तरह से लाइट को सेंड करते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू की इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो बैंड गैप के इक्वल हो, एटलीस्ट इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। तो अब जैसे ये फोटोन्स अंदर एंटर करेंगे ना डिप्लीशन जोन में, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को अगर स्ट्राइक करके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ना जंप करके वैलेंस से कंडक्शन यहाँ पे फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, नया इलेक्ट्रॉन आया जो कि मटेरियल में नहीं था पहले, ठीक है, नया इलेक्ट्रॉन तुमने, ठीक है, जनरेट किया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन जोन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी से एन की तरफ ऐसे, ठीक, इस तरह से सग्ड होकर के दूसरी साइड चला जाएगा, और ये ओवरऑल रिवर्स बायस करंट में, ठीक, कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम फोटोन्स इतनी एनर्जी की सप्लाई करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे डिप्लीशन जोन के अंदर, तो फिर यहाँ पे करंट इंक्रीज होने लगेगा, और यही बेसिक प्रिंसिपल है फोटो डायोड्स का। ठीक है, मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इन सब का कंप्लीट अगर एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में डिस्कस करना है तब तो उसके लिए तो कंप्लीट, मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हमें डिटेल में देखनी पड़ेगी। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी आएगा, इसका मतलब इसका क्वांटम थ्योरी भी इसमें हमें यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल, ठीक है, मतलब अगर हमें ब्रॉड सेंस में समझना है, जो कि तुम्हारे कोर्स में बस इतना ही है, इसको और ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड सेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, तुम्हें समझना है तो इस तरह से तुम, ठीक, बाहर से ऐसे बता सकते हो कि जो फोटोन्स आते हैं डिप्लीशन रीजन में, वो फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके वैलेंस से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंचा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स नए जनरेट हुए हैं वो पी से एन की तरफ ऐसे करके टी पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स और ये जो जिसकी वजह से रिवर्स बायस करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि फोटो डायोड जो लाइट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें फोटो डायोड ऐसा बनाना है जो कि विजिबल लाइट को डिटेक्ट करे, तो फिर से तुम्हें ऐसा ही डायोड यूज करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी गैप की वैल्यू विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग, विजिबल लाइट का मतलब है 1.8 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बैंड गैप होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लो तुम्हें ब्लू लाइट को डिटेक्ट करना है, ठीक है, ब्लू लाइट वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है यही डिटेक्ट करना है, तो क्या करोगे, तुम डायोड का बैंड गैप ना ब्लू लाइट के करस्पॉन्डिंग लाओगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ठीक है, अगर तुम्हें रेड लाइट को डिटेक्ट करना है तो बैंड गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल बनाओगे। ठीक है, पहला काम तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि जिस लाइट को तुम्हें डिटेक्ट करना है उस लाइट की बैंड गैप के इक्विवेलेंट ही तुम्हें अपना जंक्शन डायोड फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा काम ये करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि ये जो डिप्लीशन जोन वाला रीजन है यही की एरिया है, तो हम
जानबूझ के फोटो डायोड को मैन्युफैक्चर इस तरह से करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज्यादा एक्सपोज्ड रहे, जिसपे कि सनलाइट फॉल करे। ठीक, ओवरऑल जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हमारा होता है उसमें डिप्लीशन जोन जो है ना, वो ऐसे सारे ही डायोड्स में डिप्लीशन जोन वाला जो एरिया है वो थिन होगा। लेकिन हम मैन्युफैक्चर इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट ज्यादा एक्सपोज हो जाए। ठीक, बाहर से जहाँ पे लाइट फॉल करके ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करता है। अगर वो एरिया एक्सपोज ही नहीं है तो फिर वहां पे लाइट कैसे पहुंचेगी और कैसे वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी। ठीक है, तो दूसरा काम हमें करना पड़ता है, पहले तो बैंड गैप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, और दूसरा ये डिप्लीशन जोन वाला जो एरिया है उसको एक्सपोज करना पड़ेगा लाइट को। मतलब इस तरह से हम मैन्युफैक्चर स्पेशली करते हैं कि इसका ये जो डिप्लीशन जोन है ना वो ज्यादा थिक हो, ठीक है, एरिया इसका ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट है कि हम ये तो डिटेक्ट करते ही हैं, फोटो डायोड्स को यूज करके ये तो डिटेक्ट करते हैं कि वो लाइट प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रेजेंट है या नहीं है। साथ साथ ये भी डिटेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट कितनी प्रेजेंट है। कैसे, तो तुम सोच सकते हो कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दी, अब फ्रीक्वेंसी फिक्स होने का मतलब है वो जो फोटोन्स है ना उनके पास, ठीक है, फिक्स एनर्जी है। हर एक फोटोन के पास उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फिक्स एनर्जी एच न्यू के इक्वल। अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा, और ये डायोड डिटेक्ट कर पाएगा इस इन फोटोन्स को कि हाँ ये इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये या इससे ज्यादा। ठीक है, अब जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। तो डायोड्स को, इन फोटो डायोड्स को यूज करके हम लाइट की इंटेंसिटी भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग ज्यादा रिवर्स बायस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल सर्किट तुम ड्रॉ करो तो ये फोटो डायोड और कुछ नहीं है, सिंपल रिवर्स बायस डायोड है। इस तरह से हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, और इसके डिप्लीशन रीजन जो है हमने जानबूझ करके ऐसे करके, ठीक है, लार्ज बनाया हुआ है। ये डिप्लीशन जोन ऐसे लार्ज बनाया हुआ है, ठीक है, डिप्लीशन जोन है। अभी भी ये थोड़ा सिंबॉलिक डायग्राम ही है, मतलब ये प्रॉपर डायग्राम तुम, फोटो डायोड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मिलते हैं, उसी तरह एलईडी मिलते हैं, तो ये सब तुम, ठीक है, खुद से देख सकते हो कि एक्चुअली ये है हमारा एमीटर। करंट बहुत माइक्रो एम्पेयर की रेंज में फ्लो करेगा, बहुत कम करंट फ्लो करता है। ये पी साइड है, एन साइड है, ठीक है, और यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे करके, ठीक, यहाँ से फोटोन्स फॉल कर रहे हैं। ठीक, रिवर्स बायस में रखना है। ठीक, इसके की पॉइंट्स, रिवर्स बायस में हम फोटो डायोड्स को हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में यूज करने के बाद इसकी जो बैंड गैप है ना, इसका जो बैंड गैप है इन रिक्वायर्ड ऑपरेशन रेंज लाते हैं। राइटिंग बहुत खराब लिख रहा हूँ, काम चलेगा इससे। इन रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है, और डिप्लीशन जोन का जो एरिया है, डिप्लीशन जोन, डिप्लीशन उनका जो एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया है, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और फाइनल और लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि रिवर्स बायस में अगर हम इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस की मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। रिवर्स बायस में कैसा ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन में तो यूं हो जाता है, लेकिन हम ब्रेकडाउन तक नहीं जा रहे, कुछ इस तरह से होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है। ठीक है, यही तो है ना, यही तो है ना इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक, करंट
वोल्टेज। रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा रहे हैं और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेम डायोड सेम सर्किट मतलब सेम कंडीशन में अगर मान लो इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं इनकमिंग लाइट की, तो फौरन तुम ये जो यहाँ पर एमीटर लगा है इसमें तुम रीडिंग देखोगे कि इसकी जो करंट है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, करंट ज्यादा फ्लो करेगी। हालांकि ये सब माइक्रोमीटर में ये बहुत कम है, इसको मैं ऐसे एक्सपैंड करके ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा तुम्हें अप्रिशिएबल लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ी इंटेंसिटी चेंज करने की वजह से, ठीक है, अगर इंटेंसिटी मतलब डबल करे तो वो डिटेक्टेबल होगा रिवर्स बायस में, क्योंकि ये करंट जो है ना वो इन्हीं फोटोन्स की वजह से, अच्छा खासा करंट इन फोटोन्स की वजह से फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतना ज्यादा करंट होगा, तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये स्केल्ड वर्जन है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बहुत हाई रेंज में मिली एम्पेयर में चले गए, नहीं करंट बहुत कम ही है, लेकिन इनको कंपेयर कर रहा हूँ कि ठीक है अलग अलग इंटेंसिटीज पर। इंटेंसिटी जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ये इंटेंसिटी मान लो ये इंटेंसिटी I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट भी फ्लो करेगा। तो करंट और इंटेंसिटी को हम ना ऐसे कैलिब्रेट करके करंट देख करके बता सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की भी लाइट आ रही है। ठीक है, तो फोटो डायोड्स को देख करके ये तो बता सकते हैं कि लाइट है या नहीं, कितनी लाइट है ये भी बता सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, अच्छा इसमें तो करंट और इंटेंसिटी दोनों, ये आई से इंटेंसिटी भी लिख रहा हूँ, आई से करंट, यहाँ पे आई का मतलब इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी था, वैसे मेरा मतलब, चलो इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बस इतना ही तुम्हें समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो इसको फॉरवर्ड बायस में कर देते और फिर इसको यहाँ पे इस पे लाइट स्ट्राइक करती, तो ऑब्वियसली फिर से इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं और इस बार मेजॉरिटी करंट जो है वो मेजॉरिटी सॉरी करंट जो है वो ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करता। तो लाइट के आने के बाद अगर फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड है तो करंट में नेग्लिजिबल चेंज होता, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक, क्योंकि ये जो ये आ, क्योंकि ये जो फोटोन्स है ना वो एक्चुअली अगर डिप्लीशन जोन में वो इलेक्ट्रॉन होल पे क्रिएट करें तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स को फेवर करें, लेकिन फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है वो एक्चुअली मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी कैरियर कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए अगर हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे ना तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कम करेंगे करंट सेम फ्लो करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, तभी ये फोटो डायोड यूजफुल हो पाता है इंटेंसिटी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए।